नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। ये वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 यानी 12th क्लास के पहले चैप्टर का वीडियो हमने ऑलरेडी कर लिया है। वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है बट हमारी इससे बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना दूसरा पार्ट इस वीडियो का। ये पैराग्राफ 14 है, यहाँ से हम आज शुरुआत करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स में हमने ब्रैकेट में ये वर्ड्स डाला हुआ है। ये इनके मतलब हैं, आपके लिए काफ़ी आसान कर देने वाली चीज़ है। इसलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी का ट्रांसलेशन भी किया है। साथ में हमने उस वर्ड के बगल में उसका मतलब भी लिख दिया है, ताकि आपके लिए काफ़ी आसान रहे चीज़ों को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ द immediate and brilliant results of modern inventions are maddening to resist। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे आविष्कार हैं, उनके जो परिणाम हैं वो बिल्कुल पागल कर देने वाले हैं। वो बिल्कुल ऐसे परिणाम हैं जिसको आप ना चाहते हुए भी उसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए मना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसके लिए मना अगर नहीं करें तो हम उसमें बिल्कुल ही खो जाएंगे और हमारा अपना जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल खो सा जाएगा। तो आपने देखा है, इमीडिएट का मतलब है तत्काल, इसको आप तत्कालिक भी समझ सकते हैं। ब्रिलियंट मतलब शानदार होता है। रिजल्ट का आपको पता ही है। मॉडर्न इन्वेंशन मतलब आधुनिक आविष्कार जो होते हैं वो है। मैडनिंग मतलब पागल कर देने वाला। टू रेजिस्ट मतलब विरोध करना। तो ऐसे आविष्कार के कुछ शानदार परिणाम हैं जो हमें पागल कर देने वाले परिणाम हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। किस बात में संदेह नहीं है? तो द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस, कि मनुष्य की जीत मना कर देने में होती है। हर बार हाँ करना भी हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ना करना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। चाहे कोई भी, मान लीजिए कोई हमारा दोस्त है, कोई चीज़ हमसे मांग रहा है, वो चीज़ हम ना दे सकते हैं, फिर भी हमें ना करने का मन तो ज़रूर करता है, लेकिन हम उसे हाँ कर देते हैं, जिससे हमारा ही नुकसान कभी कभी हो जाता है। मान लीजिए कोई हमारे रिश्तेदार हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जीवन में जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें हर बार हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ना करना भी अपने आप में एक कला है, उसको ज़रूर सीखिए, क्योंकि हर बुरी चीज़ों के लिए अगर आप हाँ करते रहेंगे तो आपकी खुद की जीवन जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मनुष्य की जीत जो है हमेशा उसके मना कर देने में होती है ना? लाइज़ मतलब होता है में, है ना? मना कर देने में होती है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे परमानेंट गुड फॉर अ मॉनेटरी प्लेजर। ठीक है? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम हमारी क्षण भर की खुशियों को पैसे के मोह में खो रहे हैं या खो देंगे, है ना? हम ऐसे खतरे में हैं जहां हमें ये पता चलता है कि हम अपनी क्षण भर की खुशियों के लिए, है ना, मोमेंट्री प्लेजर मतलब क्या होता है? क्षण भर की खुशी। परमानेंट गुड मतलब हमेशा के लिए जो जो चीज़ हमारा होता है ना, परमानेंट गुड, जो जो चीज़ हमें हमारे साथ हमारे लिए हमेशा रहता है उसको कहते हैं परमानेंट गुड, है ना? बाटरिंग अवे मतलब पैसे का मोह आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम हमारी क्षण भर की खुशियों को पैसे के मोह में हम खो दे रहे हैं। थोड़े टाइम की खुशी के लिए हम पागल हुए जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम इस चीज़ में अगर फँसेंगे तो हम बहुत बुरे फँस जाएँगे। हमें हमेशा लंबे लंबे समय के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ताकि वो चीज़ हमारे साथ हमेशा रहे। आगे देखते हैं, पैराग्राफ 15। जस्ट एज इन वेस्ट they have made a wonderful discoveries in things material। जैसे कि पश्चिम में उन्होंने भौतिक चीज़ों की अद्भुत खोज की है। मतलब पश्चिम के लोग जो हैं, उन्होंने इतनी सारी अच्छी-अच्छी खोजें की हैं, अद्भुत खोज की हैं,
लेकिन वो सारी की सारी खोज किस चीज़ पे निर्भर है? सॉरी, किस चीज़ पे है? तो मटेरियल पे है। वो भौतिक चीज़ों की खोज कर रहे हैं, है ना? वेस्ट जो है, पश्चिम जो है, वो क्या कर रहा है? वंडरफुल डिस्कवरीज़ तो कर रहा है, लेकिन वो किस चीज़ की कर रहा है? तो वो कर रहा है मटेरियल की कर रहा है। तो अब देखते हैं सिमिलरली, ठीक वैसे ही हिंदुइज्म has made still more marvelous discoveries, things of religion, of spirit, of the soul. अब वो लोग तो चलिए भौतिक चीज़ों की अद्भुत खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ किस चीज़ की खोज हो रही है? तो हमारे यहाँ हम जो खोज कर रहे हैं, वो वैसे हिंदू धर्म में हम धर्म की हमने एक धर्म की खोज की, हमने उसके बारे में बात की। आत्मा की खोज हुई हुई है, आत्मा की चीज़ों में और भी अद्भुत खोजें हम कर रहे हैं। जहाँ धर्म की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, इन सब चीज़ों पे हमने खोज किया है, शोध किया है। अब देखते हैं पैराग्राफ 16। But we have no eyes these great and fine discoveries. कह रहे हैं कि लेकिन इन महान उपलब्धियों को देखने के लिए हमारे पास वैसी आंखें नहीं हैं। इन महान उपलब्धियों को देखने के लिए हमारे पास वैसी आंखें नहीं हैं। वी आर डैजल्ड वी आर डैजल्ड यानी चकित, है ना? चकित रह जाना। आप देखते होंगे ना कि कभी कभी गाड़ियों की लाइट जो है हमारे आंखों पर पड़ती है, या अचानक से कोई लाइट पड़ती है, तो क्या होता है, हमारी आंखें जो है वो चौंधिया जाती हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि उनकी वी हैव नो आईज, हमारे पास ऐसी कोई आंखें नहीं हैं जो इस तरह के डिस्कवरीज को देख पाए। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, है ना, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। पश्चिमी विज्ञान जो है, उन्होंने जितनी भी भौतिकवादी तरक्कियां की हैं, उसको देख के हम चकित जरूर हैं। हम उसको देख के चकित जरूर हैं। आई एम नॉट एनामर्ड से खुश हो, इसका एनामर्ड का मतलब होता है से खुश, ऑफ दैट प्रोग्रेस, इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सिम्स as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines. अब यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी देखने वाली है, वो ये है कि पहले तो हमने ये बात देख ली कि हमारे पास वैसी आंखें नहीं हैं जिससे हम महान और ऐसी फाइन, ऐसी अच्छे डिस्कवरीज को, अच्छे उपलब्धियों को हम देख सके, जो हमारे आंखों को चौंधिया देने के लिए बहुत काफी है। क्यों है? तो पश्चिमी विज्ञान जो है वो भौतिकवादी तरक्कियों पे लगा हुआ है। उस तरक्की को देख के हमारी आंखें जो है वो चकित रह गई हैं। ये बात सच है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं उस तरक्की का प्रशंसक नहीं हूँ, ये कहने का मतलब है महात्मा गांधी जी का। मैं उस तरक्की का प्रशंसक नहीं हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने भारत को इस तरक्की से जानबूझ के दूर रखा है। मुझे ये लगता है कि भगवान ने इस तरक्की से भारत को जानबूझ के क्या किया है? दूर रखा है। प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है? रोकना होता है, लगाम लगाना होता है, दूर करना भी आप कह सकते हैं। So that it might fulfill its special mission of resisting onrush of materialism, ताकि भारत अपने लक्ष्य से भटके नहीं बल्कि उसे पूरा करे। तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि हर चमकती चीज जो है वो सोना नहीं होती। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी, हमने भी सुनी है। तो इस कहावत का यही मतलब होता है कि चाहे कितनी भी चमचमाती हुई डिस्कवरीज़ वो वेस्ट हमारा कर ले, लेकिन हमें हमारे इन सब उपलब्धियों से, या फिर हमें क्या करते हैं, चकित ज़रूर कर सकता है, लेकिन हमें प्रेरित नहीं कर सकता। चकित करना उसके हाथ में है, लेकिन प्रेरित करना उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि हम इन तरक्कियों से दूर रहें, ताकि भारत जो है अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं, बल्कि उसे पूरा करे। चलिए अगला हम चैप्टर सॉरी पैराग्राफ देखेंगे, पैराग्राफ 17। तो आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आखिरकार कुछ तो ऐसी चीज है हिंदू धर्म में, कुछ तो ऐसी चीज है हिंदू धर्म में जो आज तक इसको जीवित रखी हुई है। क्योंकि बहुत सारी सभ्यताएं आई और बहुत सारी सभ्यताएं चली भी गई, है ना?
लेकिन आज भी हिंदू धर्म जो है वो वैसे का वैसे ही जीवित है। तो कुछ तो इसके अंदर ज़रूर होगा जो इसको जीवित रखे हुए है। सो इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इस हिंदुज़्म ने बहुत सारे सभ्यताओं को गिरते और समाप्त होते देखा है, जिसमें बेबीलोनियाई की सभ्यता है, सीरियाई है, फ़ारसी है, मिस्र की सभ्यता है, इन सब को गिरते और समाप्त होते देखा है अपने अस्तित्व से। कास्ट अ लुक अराउंड यू, है ना? अपने चारों तरफ एक बार नज़र दौड़ाइए, है ना? कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ एक नज़र दौड़ाइए। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन, or rather the ancient Rome, for Rome was Italy? अब यहाँ पे कह रहा है कि वेयर इज रोम, यानी कहाँ है रोम, कहाँ है ग्रीस? क्या आप आज के समय में इनको ढूंढ सकते हैं? जो कि गिबन का जो इटली था, एक 18वीं सदी का एक लेखक था, उसने ये बात कही थी। और रेदर द एंशियंट रोम और रोम वाज इटली, है ना? तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि रोम कहाँ है भाई, ग्रीस कहाँ है? सब तो नज़र नहीं आ रहे कहीं भी, है ना? तो यहाँ इटली, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप आज कहीं भी गिवन का इटली, है ना? गिवन के इटली को आप देख पा रहे हैं? या प्राचीन रोम को देख सकते हैं क्या? क्योंकि रोम ही अब इटली था उस समय। रोम ही क्या था उस समय? इटली था। तो ये यहाँ पे इसके बारे में कहा गया है। अब हम पैराग्राफ देखेंगे 18। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? अब दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जो सभ्यता था वो था एटिक सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप ग्रीस जाइए और जाके देखिए कि क्या वहां पे एटिक सिविलाइजेशन आज भी है, जो कि पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध हुआ करता था। देन कमिंग टू इंडिया, फिर इंडिया को वापस आइए। Let one go through the most ancient records and then look around you. You would be constrained to say, यानी constrained मतलब होता है विवश, ancient मतलब होता है प्राचीन, record मतलब लेखा जोखा आप कह सकते हैं, है ना? रिकॉर्ड का मतलब ये होता है। तो फिर आपको ये कहा जा रहा है कि अब फिर भारत में आकर सबसे प्राचीन अभिलेख को देखिए। अभिलेख मतलब यही लेखा जोखा, रिकॉर्ड को कह सकते हैं। इतिहास को देखिए और फिर अपने चारों ओर देखने के बाद आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मतलब विवश हो जाएंगे। आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कि यस, आई सी हेयर एंशियंट इंडिया। हाँ, यहाँ पे प्राचीन भारत को हम आज भी जीवित देख सकते हैं। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत पुरानी पुरानी मंदिर भी यहाँ पे आज भी अवेलेबल हैं। आज भी यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, बहुत पुराने प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, भगवान शिव जी की, भगवान विष्णु जी की, माता दुर्गा जी की, और भी बहुत सारे देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, है ना? अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हमारे पास हिंदू धर्म को ये सबके सामने रखने के लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे देश में भरे पड़े हैं। आज भी हम गंगा नदी को प्रणाम करते हैं, आज भी वहाँ पे हम स्नान करने के लिए निकलते हैं। आज भी हमारा आस्था हमारी सभ्यता के प्रति उतना ही ज़्यादा दृढ़ है और निश्चय है, कंप्लीट। ये कह सकते हैं कि हम आज भी अपनी सभ्यता को, अपने धरोहर को बचाए हुए हैं। इसको कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि जो पूर्वजों ने ये बीज हमारे बो के गए, वो आज भी ऐसा है, इतना मजबूत है, इतना ठोस है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि आप ग्रीस जाइए, वहाँ पे जाके देखिए कि एटिक सिविलाइजेशन नाम का एक सभ्यता हुआ करता था, जो कि पहले विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन क्या वो अभी भी मौजूद है? तो आपको इसका जवाब मिलेगा नहीं, अभी भी वो मौजूद नहीं है, वो कब का समाप्त हो चुका है। फिर इंडिया को वापस आइए, इंडिया में आकर चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाइए और देखिए, यहाँ पर आके प्राचीन अभिलेख को देखिए,
इतिहास को देखिए, फिर आप अपने चारों तरफ देखने के बाद इस बात को कहने के लिए मजबूर हो जाएँगे कि हाँ, मैं यहाँ पे प्राचीन भारत को आज भी जीवित देखता हूँ। लोगों में, हर इंसान के भावनाओं में जीवित देखता हूँ। यहाँ पे मंदिरों में जीवित देखता हूँ। हर चीज़ में आपको हिंदुइज़्म का एक झलक ज़रूर दिखाई देगा। तो चलिए आज अगला हम पैराग्राफ देखते हैं 19। ट्रू, देयर वर डंग हीप्स, यानी गोबर का ढेर कहते हैं डंग हीप्स को। टू हियर एंड देयर, मतलब कहा जा रहा है कि सच है, इधर उधर गोबर के ढेर आपको बहुत मिलेंगे। ये बात सच है कि इधर उधर गोबर के ढेर आपको बहुत मिलेंगे, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बैरिड अंडर देम, लेकिन यहीं पे आपको बहुत ही खजाने दबे हुए मिलेंगे। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जीवित रहने का कारण ये है कि हिंदू धर्म ने अपने सामने जो भी लक्ष्य रखा है, वो बिल्कुल भी भौतिक नहीं है। क्योंकि अगर भौतिक लक्ष्य रहता तो वो कब का समाप्त हो चुका होता हमारी सभ्यताएं। लेकिन हमारे यहाँ जो लक्ष्य रखा हुआ है वो भौतिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक आधार पे विकास रखा हुआ है, जो हम आजकल आध्यात्मिक स्तर पर अपनी विकास कर रहे हैं। शायद इसी का ये परिणाम है कि विदेशों से लोग जो है अपना सुख शांति ढूंढने के लिए भारत आते हैं, है ना? काशी गंगा किनारे बैठते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कृष्ण जी के मंदिरों में जाते हैं, हरे रामा हरे कृष्ण का गूंज क्या कहते हैं अपने बोली अपने मुख से निकालते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं। लोगों में ये बात बताते भी हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। लोगों की क्या कहते हैं मतलब कि यहाँ बहुत शांति है, यहाँ बहुत मन को शांति मिलती है। तो बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि अरे भारत में जहाँ देखो कचरा है, जहाँ देखो कचरे का ढेर है, गोबर का ढेर है, लेकिन इसी गोबर के ढेर के अंदर आपको नीचे खजाना दबा हुआ मिलता है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म आज भी जीवित है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो भौतिक चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते हैं, वो लक्ष्य हमारा कभी रहा ही नहीं। बल्कि हमारा लक्ष्य क्या है? तो हमारा लक्ष्य है स्पिरिचुअल लाइन्स की तरफ, यानी आध्यात्मिक आधार पर। और जब 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 कोई भी सभ्यता आध्यात्मिक स्तर पे कोई काम करता है, तो उसकी सभ्यता जो है वो बची रहती है, उसकी नींव जो है वो बची रहती है। अब हम पैराग्राफ देखेंगे 20। आवर सिविलाइजेशन, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स, यानी निर्भर करता है, नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। कहा जा रहा है कि हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति, स्वराज तो आपको पता ही है ना? स्वयं का राज। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने और आत्मभोग पर निर्भर नहीं करता। ये सब हमारे इच्छा को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता है, या आत्मभोग पे निर्भर नहीं करता है। सेल्फ इंटेलिजेंस का मतलब होता है आत्मभोग, है ना? सेल्फ डिनायल का मतलब होता है आत्म त्याग, है ना? तो इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करता है। बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनायल, लेकिन बल्कि इस इच्छाओं को काबू करने के लिए, इस इच्छाओं पे अपना पूरा का पूरा काबू रखने के लिए क्या निर्भर करता है? तो हमें आत्म त्याग पर निर्भर होना पड़ेगा, हमें आत्म त्याग करना पड़ेगा, खुद से इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम इस चीज़ों पे अपना काबू पा सकते हैं, अपनी इच्छाओं पे काबू पा सकते हैं। क्योंकि हम अगर सिर्फ़ इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, उसको पूरा करने पे लगे रहेंगे, तो कहीं न कहीं हमारी सभ्यता, हमारा संस्कृति और हमारा स्वराज जो है, हमारे हाथों से बिल्कुल निकल जाएगा। इसीलिए हम इस सब चीज़ों पे ना ध्यान देते हुए हम ध्यान किस पे देंगे? तो हम अपनी सभ्यता पे ध्यान देंगे, अपने संस्कृति को बचाएँगे, अपने स्वराज को अपने साथ लेके चलेंगे। वो कैसे होगा? तो सेल्फ डिनायल से होगा, मतलब आत्म त्याग से इसका
आगे का काम हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस ओनली। देखिए अब कहा जा रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि यूरोप की सभ्यता जो है वो यूरोप के लोगों के लिए ही सही है। अगर हम यूरोप की सभ्यता को भारत के लोगों में बांटेंगे तो बिल्कुल भी ये सही नहीं रहेगा। बट इट विल मीन र्यून फॉर इंडिया। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारत के लोगों को अगर हम यूरोप की सभ्यता देंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी सभ्यता उनके लायक सही है, हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इफ वी इंडिवर टू कॉपी इट, अगर हम इसको प्रयास इस प्रयास को हम कॉपी करेंगे, मतलब इसको कॉपी करने का हम अगर हम जो भी अपना प्रयास करेंगे तो वो क्या होगा कि दिस इज not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable assimilation by us। तो ये कहा जा रहा है कि हम इसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब होता है कि भारत के लिए बर्बादी ही बर्बादी आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छी चीजों को अपना नहीं सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब दिस इज नॉट टू से, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट वी मे नॉट अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब क्या होता है? अपनाना, एक गोद लेना भी होता है। एसिमिलेट, अपनाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसको अगर अच्छी चीज है तो हम इसको अपनाएंगे नहीं। वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल एसिमिलेशन बाई अस, ठीक है। तो ऐसा मतलब नहीं है, उसका समावेश नहीं कर सकते जो हमारे लिए उपयुक्त होगा, ठीक है। So, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it, ठीक है। उसी तरह इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपीय लोगों को भी उन बुरी चीजों को छोड़ देना जरूरी नहीं है जो शायद उनकी सभ्यता में शामिल हो गई हैं, है ना। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सभ्यता यूरोप के लिए बनाई गई है वो बिल्कुल यूरोप के लोगों के लिए ही है, लेकिन अगर उसका नकल हम भारतीय करेंगे तो भारत के लिए बर्बादी का सबब हो सकता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छी चीज़ों को अपना नहीं सकते, अपना ज़रूर सकते हैं, लेकिन उसका समावेश नहीं कर सकते, जो हमारे लिए उपयुक्त हो। उसी तरीके से इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपीय लोगों को उन बुरी चीज़ों को छोड़ देना ज़रूरी नहीं है, जो शायद उनकी सभ्यता में शामिल हो गई हो। अगर कुछ बुरी चीज़ें उनकी सभ्यता में शामिल हो गई है, तो यूरोपियों को भी चाहिए कि उन बुरी चीज़ों को वो बिल्कुल त्याग दें, छोड़ दें, ताकि उनकी सभ्यता जो है वो बनी रहे और सभ्यता सालों साल, वर्षों वर्षों तक उनकी सभ्यता चलती रहे। उसके लिए ये उनको करना पड़ेगा कि अगर बुरी चीजें उनकी सभ्यता में शामिल हो गई हैं तो उनको जरूर से वो छोड़ देना चाहिए उन्हें। अब हम देखेंगे पैराग्राफ 22। दो इसेंस मतलब लगातार सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स and their multiplication in such an anvil, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook। अब कहा जा रहा है कि भौतिक सुख सुविधा की लगातार जो खोज हो रही है, भौतिक सुख सुविधा की लगातार जो हम वो खोज कर रहे हैं, और उनकी वृद्धि एक ऐसी बुराई है, उनकी एक वृद्धि एक ऐसी बुराई है, मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं कि यूरोपीय लोगों को स्वयं अपने दृष्टिकोण को फिर से बदलना होगा। मतलब बार बार जो है, आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों की खोज करते जा रहे हैं, सिर्फ मटेरियल कंफर्ट की खोज करते जा रहे हैं। आप लोगों को इतना आलसी बनाते जा रहे हैं कि उनके अंदर इतनी क्षमता भी अब बच नहीं पाएगी कि अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके वो अपनी कुछ काम को कर सके। वो हर चीज के लिए मशीन पे निर्भर है, हर चीज के लिए जो भी चीज़ है अभी आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। इन सब चीज़ों पे वो निर्भर हैं, तो वो अपने लोगों को, अपने आप को बिल्कुल इतना आलसी बनाते जा रहे हैं ताकि कल को हमें अगर ज़रूरत भी पड़ती है, तो वो बिल्कुल भी अपने हाथ-पैरों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएँगे। इसीलिए कहा गया है कि मैं ये साहस कर रहा हूँ बोलने का कि यूरोपीय लोगों को स्वयं अपने दृष्टिकोण को, अपने नज़रिए को जो है, वो फिर से बदलना पड़ेगा, तब जाके उनका कुछ अच्छा भला हो सकता है। इफ दे आर नॉट टू पेरिश, पेरिश मतलब होता है बर्बाद करना, अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, है ना।
यदि वे इन सुख-सुविधाओं के बोझ तले दबकर फँसना अगर नहीं चाहते हैं, जिनके वो गुलाम बन रहे हैं, इट मे बी that my reading is wrong, but I know that for India to run after a golden fleece to court certain death, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मेरा कहना जो है वो गलत होगा, हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के लिए सोने का मृग समझते हैं ना, एक गोल्डन फ्लीस एक चिड़िया होती है, जो कभी मतलब बहुत मुश्किल से मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो दुर्लभ होती है, वो कभी हाथ आने वाली नहीं होती है ना? तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सोने की मृग का एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, कि सोने की मृग की तरह है ना? अगर उसका पीछा करना कैसा है? सोने की मृग की तरह है, जिसके पीछे भागना बिल्कुल अपनी मृत्यु को स्वीकारने जैसा होगा। अगर हम उसके पीछे लगातार भागेंगे, तो हम ये कर रहे हैं कि अपनी मृत्यु को वो हम स्वीकार करने पे लगे हुए हैं। सो लेट अस इनग्रेव मतलब होता है खोदना ऑन आवर हार्ट द मोटो मतलब उद्देश्य ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसोफर। तो आइए हम एक जो हमारे एक पश्चिमी दार्शनिक हैं, फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, जो एक पश्चिमी दार्शनिक हैं के आदर्श पर विचार करते हैं, है ना? उन्होंने क्या कहा कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, क्या कहा है उन्होंने? सादा जीवन उच्च विचार। तो टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस, यानी दावा करना होता है, प्रोफेस का मतलब to do thinking for the masses run risk in a vain search after the high living of missing high thinking। तो मतलब आप यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये बात आज आप साफ हो जाएगी कि करोड़ों लोगों के पास ऊंचा जीवन जीना तो संभव है नहीं, उनके लिए तो ऊंचा जीवन बिल्कुल भी एक सपने बराबर है। और हम कुछ लोग जो खुद को जनता के लिए सोचने का दावा करते हैं, जो खुद हम जनता के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये हम बिल्कुल उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे ऐशो आराम की व्यर्थ खोज में ऊंचे विचारों को खो देने का खतरा मोल ले रहे हैं। हमें क्यों इस ऐसे खतरे मोल लेने चाहिए? ऐशो आराम की खोज में अगर हम लगे रहेंगे, तो हमारे उच्च विचार को हम खो देंगे। फिर हम अगर उच्च विचार को खो देंगे, तो हमारा जो सादा जीवन है, वो बिल्कुल मुश्किल में आ जाएगा। बिल्कुल हम उसका बिल्कुल भी समावेश नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे ये है कि ऊँचा लिविंग जो है, वो सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए सादा जीवन उच्च विचार पे हम बात ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐशो-आराम का जो हम जो व्यर्थ खोज में लगे हुए हैं यूरोपियंस जो है, ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अपने ऊपर खतरा ही मोल ले रहे हैं और बहुत अच्छा हम कुछ नहीं कर पाएँगे। अब देखते हैं हम लोग 23 पैराग्राफ। Civilization, in the real sense of terms, consists not in the multiplication but in deliberate and voluntarily restriction of the wants। अब सच्ची सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो सच्ची सभ्यता का मतलब ज़रूरतों को बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि उनका जानबूझकर और अपनी स्वेच्छा से इसको कम करना होता है। अगर आपकी सभ्यता अच्छी है, अगर सच में मतलब कि उसको हम आगे लेके चलना चाहते हैं, तो हमें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हमारी सभ्यता हमारी ज़रूरतों को बढ़ा रही है या हमारी ज़रूरतों को कम कर रही है? क्योंकि बेमतलब की ज़रूरतों को अगर हमारी सभ्यता कम कर रही है, तो एक सच्ची सभ्यता का उदाहरण इससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सच्ची सभ्यता का मतलब ज़रूरतों को बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि उनका जानबूझकर और अपनी स्वेच्छा से खुद से कम करना होता है। दिस अलोन इंक्रीजेस एंड प्रमोट्स कॉन्टेनमेंट, यानी संतुष्टि। कॉन्टेनमेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्टि, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। अब यही असली संतोष है। क्या है? यही असली संतोष है, सच्ची खुशी है और सेवा करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? कि हम अपनी फालतू की ज़रूरतों को
बढ़ाएँ नहीं बल्कि अपनी स्वेच्छा से जानबूझकर उसको कम कर दें। अगर ऐसा हम करते हैं तो यही असली संतोष, सच्ची खुशी और सेवा करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। अब शायद ये लास्ट पैराग्राफ है, तो चलिए हम इस लास्ट पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। पैराग्राफ 24, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी मतलब सामंजस्य, मतलब कि ये कह सकते हैं हमारा भौतिक सामंजस्य जो है, एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस यानी अवरोध इंस्टेड ऑफ हेल्प। अब शारीरिक संतुलन जो है हमारा, क्या कहते हैं, शारीरिक सामंजस्य जो है, शारीरिक संतुलन जो है और आराम एक हद तक जरूरी होता है। अब दिन भर हम आराम ही ढूंढेंगे, आराम ही खोजेंगे, तो क्या हमारा बाकी का काम हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसका जवाब है ना। क्योंकि शारीरिक संतुलन, आराम एक हद तक ही ज़रूरी होता है, उसके आगे वो बढ़ेगा तो वो हमारे लिए मुश्किल ही बनेगा, एक अच्छा चीज़ हो नहीं सकता। Therefore, the idea of creating unlimited numbers of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. अब इसीलिए हम ये देखते हैं कि एक सीमा के बाद ये मदद करने के बजाय हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। हमें इसको बाधा ही हम इसको मानेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे लिए अगर बाउंड्री से बाहर है तो एक तरह का बाधा ही है। इसीलिए असीमित इच्छाएँ पैदा करना, उन्हें पूरा करने का आदर्श भ्रम और जाल के जैसा लगता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाएँ को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, तो वो एक भ्रम के जैसा है, एक जाल के जैसा है जिसमें अगर हम फँसेंगे तो दोबारा हम निकल नहीं पाएँगे। The satisfaction of one physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि शारीरिक ज़रूरतें, यहाँ तक कि सीमित स्वार्थ के बौद्धिक ज़रूरतों की पूर्ति भी एक निश्चित बिंदु पर रुक जानी चाहिए। मतलब कि शारीरिक ज़रूरतें जो हैं, यहाँ तक कि सीमित स्वार्थ के हिसाब से बौद्धिक ज़रूरतों की पूर्ति भी जो है एक तरह से एक निश्चित बिंदु पर आके इसको रुक जाना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। मस्ट मीट अ सर्टेन पॉइंट डेड स्टॉप, यहाँ पे ज़रूरी है कि वहाँ पे रुक जाना चाहिए। बिफोर इट डीजेनरेट्स मतलब होता है बिगाड़ना, इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलम्पनेस का मतलब होता है विलासिता। अब वरना ये शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में बदल जाएगी। ये शारीरिक जो चीज है वो बौद्धिक विलासिता में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी वो। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all the energies should be concentrated. अब यहाँ पे बात हो रही है कि मनुष्य को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करना करना चाहिए कि वे मानवता की सेवा में बाधा ना बने। उनके कारण से कुछ भी बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। तो आपने क्या देखा कि शारीरिक संतुलन जो है या आराम जो है एक हद तक ज़रूरी है, लेकिन अगर ये हद पार हो जाए, तो ये हमारे लिए बाधा बन जाते हैं। अब बाधा चूँकि बन जाते हैं, इसीलिए हमें असीमित इच्छाएँ पैदा करना या उनको पूरा करने के पीछे रेस नहीं लगाना चाहिए, भागना-दौड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक तरह का भ्रम है, एक तरह का जाल है। इस भ्रम और जाल में हम फँसेंगे तो फँसे रह जाएँगे, वापस इससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शारीरिक ज़रूरतें जो हैं, यहाँ तक कि सीमित स्वार्थ जो है, वो बौद्धिक ज़रूरतों को पूर्ति भी करने के लिए हमें कहीं न कहीं एक एक निश्चित पॉइंट पे रुक जाना चाहिए। अगर हम नहीं रुकेंगे, तो ये शारीरिक जो है, ये बौद्धिक विलासिता में बदल जाएगी। अब मनुष्य को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा कि वे मानवता की सेवा में बाधा नहीं बनने चाहिए। खुद को वो एक बाधा के रूप में मानवता की सेवा में नहीं आने चाहिए, जिस पर उनकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर
अब यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका कमेंट्स, ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो आपके सामने लेके आएँ। तो ये हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम इस चैप्टर की समरी वीडियो के साथ आएँगे। बहुत जल्द समरी वीडियो भी इसका हम आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ जो भी 12th में अभी उन्होंने पढ़ाई अपनी शुरू की है, उनके साथ साझा कीजिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। हम इस पे बहुत मेहनत करते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे आराम से अपने कोर्सेज़ को अच्छे से पूरा कर पाएँ, और हमारी यही कोशिश हमेशा लगातार बनी रहेगी कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई जो है आपको यहाँ पे दी जाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। ये आपके लिए ज़रूर फ्री है, लेकिन हमारी इससे बहुत हेल्प हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।